नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज चर्चा थोड़ा राजनीतिक होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमी की चर्चा होगी। 2024 के लिए क्या तस्वीर बन रही है। अभी हाल में छोटे छोटे 3 राज्यों का चुनाव हुआ पूर्वोत्तर के, जिसमें से एक राज्य है छोटा सा नागालैंड। वहाँ जो सरकार बनी है उसके बाद विपक्ष बचा ही नहीं है, सब लोग सरकार में शामिल हैं, वो किसी भी दल के हों। आपको जान के बड़ा सुखद आश्चर्य होगा कि एनसीपी के विधायकों ने भी सरकार का समर्थन किया है, एनपीपी के विधायकों ने सरकार का समर्थन किया है, एलजेपी, जेडीयू और यहाँ तक कि आरपीआई अठावले, खैर वो तो उनके सहयोगी भी हैं केंद्र में, ये सब हैं। यानी वर्चुअली वहाँ पे कोई विपक्ष नहीं बचा है। कुछ लोग ये कह के इसको खारिज कर सकते हैं कि वो बहुत छोटा सा राज्य है और वहाँ ज़्यादातर विधायक सरकार के साथ रहना पसंद करते हैं, केंद्र के साथ रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा दबाव पड़ता है तो पार्टी दफ्तर का बोर्ड ही बदल जाता है। लेकिन ये वानगी इसलिए महत्वपूर्ण है इस समय क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले एक बहुत छोटा सा टेस्ट केस आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला। आप त्रिपुरा में देखिए, वहाँ पे कांग्रेस और सीपीएम मिल के लड़े। अब केरल में कैसे लड़ेंगे, ये एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस सब जगह अलग अलग लड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खेल बिगाड़ने के लिए गए थे, कर कुछ नहीं पाए। दोनों राज्यों में उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। तो इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो विपक्ष की एक तस्वीर दिख रही है, केंद्र की तस्वीर दिख रही है, और 2024 के जो चुनाव का एक पिक्चर बन रही, एक परिदृश्य बन रहा है, उसमें कई सारे गुट गो और टापू जैसे बनते हुए दिख रहे हैं। बीआरएस तेलंगाना वाले के चंद्रशेखर जी का एक अलग चल रहा है, केजरीवाल जी का अलग है, अखिलेश यादव का अलग है, जेडीयू का, मतलब एक कई सारे गुट बन गए हैं यहाँ पे। तो मैं इसको इस नज़रिए से आज इस पॉलिटिकल इकोनॉमी की चर्चा को ले जाना चाहता हूँ कि 2024 के लिए क्या तस्वीर उभरती हुई दिख रही है और विपक्ष का पक्ष क्या है, क्या चीज़ें वो सम्मिलित करके ले चलना चाहते हैं। सब लोग अलग अलग बीजेपी से लड़ रहे हैं और सब लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, किसी का कोई रुख समझ में नहीं आ रहा। तो इस तस्वीर को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसमें जो पैनल है उसमें हमने राजनीतिक पत्रकारों को, संपादकों को शामिल किया है। दल को नहीं रखा क्योंकि जब दल आ जाते हैं ना तो फिर चर्चा थोड़ी दाएं बाएं भागने लगती है और उसमें फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हैं। मैं आपका परिचय करा दूँ, हमारे साथ थी प्रदीप सिंह सर हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली और देश की राजनीति को बड़े करीब से देखते हैं। प्रदीप सर जी, आपका बहुत स्वागत है। संजय कुमार है हमारे साथ, प्रोफेसर CSDS के जुड़ेंगे और वो सेफोलॉजिस्ट के साथ साथ एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी आप कह सकते हैं उनको। प्रेम कुमार जी हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत होगी, और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो सारे वरिष्ठ पत्रकारों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ के इस आवाज़ अड्डा में। प्रदीप सिंह जी, आपसे शुरू करते हैं सर। बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है सब जगह, चारों तरफ, देश में भी, दिल्ली में भी। तो जैसा हमने अपने शो का नाम रखा है कि विपक्ष का पक्ष क्या है, क्या आपकी टिप्पणी है इस समय राजनीतिक परिदृश्य में विपक्ष को देखते हुए, 24 को देखते हुए? नहीं, विपक्ष का पक्ष क्या है उससे पहले विपक्ष का मुद्दा क्या है। विपक्ष जीतकर चुनाव सरकार बनाना चाहता है या सिर्फ मोदी को हटाना चाहता है? अब सुनने में तो ये लगता है कि दोनों का मतलब तो एक ही हुआ। मोदी हटेंगे तब भी विपक्ष में जो दल है उनकी सरकार बनेगी, और जो है विपक्ष की सरकार बनेगी तो बनेगी ही, मोदी हटेंगे ही। लेकिन एक नकारात्मक है और एक सकारात्मक है। सकारात्मक ये है कि हमारे पास ये नैरेटिव है, हमारा ये विजन है, इसलिए हमको वोट दीजिए। हम जो विजन बता रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो सरकार चला रही है उससे इस तरह से बेहतर है। आपके जीवन में ये परिवर्तन आएगा, आपके जीवन स्तर में इस तरह का बदलाव आएगा। तो ये इस तरह का नैरेटिव तो अभी तक कोई सामने आ नहीं रहा। अभी तक सारी बात ये हो रही है कि किसके नेतृत्व में अगर विपक्षी गठबंधन बना तो बनेगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, फिर ये होता है कि उसको छोड़ दीजिए, बाद में तय करेंगे। कौन पार्टी साथ आएगी, 2 पार्टियों की बात होती है, एक निकल जाती है उसमें से। तो ये अभी मुझे जो राजनीतिक समीकरण अभी सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि जितनी विपक्षी एकता हो सकती है हो चुकी है। कांग्रेस के नेतृत्व में और या कांग्रेस के साथ कहें तो जिन पार्टियों को आना है वो अभी भी है, वो चाहे डीएमके हो,
चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर आरजेडी जेडीयू हो या फिर एनसीपी और उद्धव ठाकरे का गुट हो, ये पार्टियां उनके साथ पहले से है। और उसके अलावा जो पार्टियां हैं वो उनको या तो राहुल गांधी का नेतृत्व को लेकर ऐतराज है या कांग्रेस से दूसरी समस्याएं हैं, तो वो बात तो करते हैं विपक्षी एकता की, लेकिन उस तरह से साथ आने को तैयार नहीं। दो पार्टियों ने तो खुले खुले तौर पर कह दिया है, ममता बनर्जी ने की पार्टी टीएमसी और उसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने, और तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, इन तीन पार्टियों ने तो साफ कह दिया कि हम जो है कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले किसी विपक्षी एकता में शामिल नहीं होंगे। और अगर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता नहीं होती तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। एकमात्र विपक्ष में ऑल इंडिया पार्टी है या मल्टी स्टेट पार्टी है, उसके अलावा कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं है। जो जिन पार्टियों का पहले नाम लिया उसमें आप आम आदमी पार्टी को जोड़ लीजिए, वो मल्टी स्टेट पार्टी बनने की ओर है, उसकी 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन वो कांग्रेस के साथ अंदर खाने जाना चाहती है, खुलकर नहीं जाना चाहती। अभी जो खुलासे हो रहे हैं कि गुजरात चुनाव के समय जो है अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को फोन किया था कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 70 सीटों पर हम मिल जाएं तो बीजेपी को हरा सकते हैं। अब ये सब बातें जो हैं ये जब बाहर आ रही हैं तो ये लगता है कि भाई अगर आप साथ लड़ना चाहते हैं और चलिए नकारात्मक रूप से केवल मोदी को हटाने के लिए ही लड़ना चाहते हैं, तो वो ताकत तो दिखाइए, वो साथ आने का, पहले तो साथ आने की बात कीजिए, साथ खड़े होने को तैयार होइए। अभी तो विपक्ष खुद ही बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके एक होने की तो अभी फिलहाल जो परिस्थिति है उसमें मुझे कोई बड़ी संभावना नजर नहीं आ रही। जी, बीआरएस जो है उनकी जो सुपुत्री हैं और बड़ी नेता हैं और सांसद भी हैं कि कविता जी, उन्होंने तो यहाँ भी कहा अभी कि कांग्रेस को एज ए टीम हमारे साथ शामिल होना चाहिए, वो लीड करने की कोशिश ना करें और हम लोग सब मिल के केंद्र सरकार में जो इस समय सरकार है उसको हराते हैं। तो जो आप बात करें वो एक और दल है उधर जो उसकी अपनी एक रणनीति, उसके साथ जिसको आना है वो आए, हम किसी के साथ नहीं आएंगे। एक बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें कि आप मेरे साथ आना चाहते हो तो आ जाइए, मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। प्रेम कुमार जी, ये जो परिस्थिति बन रही है, कांग्रेस भी अपनी तरफ से कई बार बयान दे चुकी है, जयराम रमेश जी कई बार कह चुके, क्या स्ट्रेटजी भाई आप लोग ये कैसे तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की 2024? आप लोग से मतलब आप नहीं, मैं 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी कैसे कर रहे हैं ये बताइए। जी देखिए नीरज जी, विपक्ष के नाम पर जो भी विमर्श इन दिनों हो रही है, अच्छा पहले एक मिनट प्रेम कुमार जी, इस समय कौन है विपक्ष, मुख्य विपक्ष? सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, मेरे गुट में आ जाओ, मैं हूँ। आधिकारिक रूप से तो विपक्ष का दर्जा किसी भी दल को हासिल नहीं। हाँ, तो आप समझ लीजिए कि उस हिसाब से तो विपक्ष नहीं है। हाँ, लेकिन सबसे बड़े दलों का कुनबा अगर कोई है तो यूपीए है। इवन एनडीए से भी बड़ा कुनबा है यूपीए के पास। तो उस हिसाब से देखें तो विपक्ष का केंद्र बनता दिखता जरूर है। लेकिन बात क्या है कि विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो इसलिए करते हैं ताकि किसी तरीके से ये बताया जाए कि देखो विपक्ष एकजुट नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर पा रही है और पूरी तरह से कांग्रेस पर हमला करने के लिए विपक्ष की बात ही और चर्चा ही की जाती है। यह सबसे बड़ी बात। सच ये है कि अतीत में भी कभी भी विपक्ष एकमुश्त एक रूप में कभी एकजुट हुआ ही नहीं। आज भी देश में क्षेत्रीय दलों की एक धारा है जो प्रो बीजेपी और अगेंस्ट बीजेपी, कभी ये प्रो कांग्रेस और प्रो अगेंस्ट बीजेपी हुआ करती थी और मुख्य तौर पर दो कुनबा होता है सत्ता और विपक्ष का। लेकिन विपक्ष में जो बड़ी पार्टी होती है वो सबका नेतृत्व कर ले, ऐसा तो उदाहरण भी नहीं मिलता। तो ये मान लेना कि ऐसी विपक्षी एकता होगी, ये किसकी चाहत है? भाई राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते, लेकिन जबरन बीजेपी उनको ऑफर करते हुए बना देती कि हमारे समांतर राहुल गांधी हैं बोल करके। तो राहुल गांधी के किसी को एकजुट नहीं कर पा रहे, विपक्ष को एकजुट नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से विपक्ष पर सारा विमर्श ही एंटी विपक्ष है, हम ऐसा कह सकते हैं।
अगर स्टेट लेवल पर देखें तो इन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, क्या वहां वो एकजुटता कायम कर पाती है? क्या बीजेपी उन स्टेट्स में जहां वो विपक्ष में है विपक्षी एकता कर पाती है क्या? नहीं, ये विमर्श ही बेमानी है। नहीं प्रेम कुमार जी, अच्छा तथ्यात्मक रूप से मुझे ये बताइए, देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं 2004 से या उसके आसपास से 2009 से, आज की परिस्थिति काफ़ी बदली हुई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि विमर्श ही इसलिए होता है कि कांग्रेस पे हमला किया जाए, तो लेकिन तथ्यात्मक स्थिति क्या है? आज का जो यूपी है, जिसको आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कुनबा यूपी है, फैक्टफुली जाए तो बहुत वीक है वो, और जो बड़े बड़े छत्रप हैं वो बहुत ताकतवर बने हुए हैं, इसलिए चर्चा बार बार होती है। तथ्य रूप में तो गलत नहीं है ना ये? बिल्कुल फैक्चुअली ये भी सही है जो आप कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है। एनडीए के पास संख्या है तब तो पावर में, उनके घटक दलों के पास, खुद बीजेपी के पास इतनी संख्या है कि वो पावर में और 2/3 बहुमत से ज्यादा है। लेकिन विपक्ष में अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो घटक दल कांग्रेस के साथ साथ यूपीए के रूप में ज्यादा है, ये भी बड़ा फैक्ट है। तो इस बात को मैं कह रहा हूं, आप भी सही कह रहे हैं, हम भी सही कह रहे हैं। नहीं तो फिर तो जो अभी प्रदीप सर ने कहा कि इरादा क्या है, आप लड़ने के लिए लड़ना चाहते हैं, हराने के लिए लड़ना चाहते हैं, या सिर्फ अपने लिए आप लड़ना चाहते हैं? ये भी तो बात बढ़ रही है यहाँ पर। जी, यहाँ आपसे मतलब क्या है नीरज? आपका मतलब जनता समझिए, आपका मतलब आप कांग्रेस समझ रहे हैं, तो यहाँ पर फर्क हो जाता है। प्रेम जी, ये तो बड़ा पुराना क्लीशे है, मतलब कि जनता चुनाव लड़ेगी, जनता ही लड़ती है, इसमें कोई बड़ी मतलब अनोखी बात नहीं। चुनाव तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी, देखिए इस बार का चुनाव जनता लड़ेगी, अरे जनता तो हमेशा लड़ती है। जनता को एक आवाज़ चाहिए होती है, एक चेहरा चाहिए होता है, एक लीडर चाहिए होता है, वरना फिर जनता लड़ेगी तो लीडर का क्या काम है? ये तो जब कुछ ना मिला तो बहाना है फेस सेविंग के लिए। इसलिए ये वाला तरफ थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। जी बोलिए। देखिए, हर स्टेट में विपक्ष अलग अलग है, ये वास्तविकता है। बिहार में विपक्ष एकजुट है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन यहाँ बीएसपी से पिछले जैसा गठजोड़ नहीं दिख रहा, यहाँ एकजुट नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रदेश में, महाराष्ट्र में विपक्ष एकजुट है, तो जहां कहीं भी है वो क्षेत्रीय स्तर पर एकजुटता है, लेकिन देखने वालों को दिख नहीं रहा है कि विपक्ष एकजुट है। भाई पोस्ट इलेक्शन अलायंस होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन तब जब जनता विपक्षी धड़ों को अलग अलग राज्यों में मजबूत करके भेजेगी। अब ये कांग्रेस नेतृत्व कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, एक अलग प्रश्न है। जी संजय जी, आपको दिख रहा है विपक्ष में एकता? हम लोगों को नहीं दिख रही। सर प्रेम कुमार जी कह रहे देखना चाहो तो दिखेगी, है क्यों नहीं है? मुझे लगता है इसमें दोनों बात है। कुछ राज्यों में, अगर हम बिहार की बात करें तो सचमुच दिखाई पड़ता है, क्योंकि बिहार में 2 पार्टियों की सरकार है, जेडीयू और आरजेडी, उनके साथ छोटी मोटी और पार्टियां हैं, और यही विपक्षी पार्टी है, मेन विपक्षी पार्टी हैं, तो आपको लगेगा कि विपक्ष एक साथ है। उन्होंने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कमोबेश ऐसा ही दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां हैं वो कुल मिलाकर के या कमोबेश एक साथ दिखाई पड़ते हैं, सरकार में हैं। लेकिन काम सिर्फ उससे नहीं चल रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी, और खासकर दिल्ली की चर्चा हो, अगर हम बंगाल की चर्चा करें, उड़ीसा की चर्चा करें, आंध्रा की चर्चा करें, तमिलनाडु की चर्चा करें, इसके बाद तेलंगाना की चर्चा करें, ऐसे कई राज्य हैं, पूरा यूपी की चर्चा करें, और पूरे हिंदी प्रदेश में, इन सब राज्यों में अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है। हम कहते हैं हिंदी भाषी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। क्या ये तय हो गया कि यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही सीधा मुकाबला होगा और दूसरी कोई पार्टी अपना कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ा करेगी? इस पर कोई चर्चा नहीं है। अगर ऐसी चर्चा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में विपक्षी एकता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अगर हम बंगाल की बात करें, हम सब जानते हैं बंगाल में बीजेपी का सीधा मुकाबला बीजेपी का मुकाबला टीएमसी से है, लेकिन इस बात को लेकर अभी भी मतभेद है। वहाँ कांग्रेस और लेफ्ट का क्या रुख रहेगा? क्या वो सचमुच एक साझा फ्रंट बना करके बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे, या इस पे भी कंफ्यूजन बना हुआ है? तो इस तरह का कंफ्यूजन कई राज्यों में है, और राज्य अगर आप जाके देखें तो ये लगता है कि ये कुछ राज्य सिर्फ अपवाद है जहां आज वो विपक्षी
पार्टियां एक साथ खड़ी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नीरज जी, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, जब टिकट बंटवारों की बात होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी, असल टेस्ट मुझे लगता है अपोजिशन पार्टीज के एकता का उसी वक्त होगा। आज सिर्फ साथ में खड़े हैं, इससे ये भरोसा मुझे नहीं मिल लगता कि 2024 के चुनाव में भी ये साथ खड़े होंगे और साथ बीजेपी का विरोध करेंगे। तो फिर 2024 का रण कैसे लड़ा जाएगा? मतलब क्या, हर्षवर्धन जी आपसे सवाल है ये, सब लोग अलग अलग लड़ रहे हो। संजय जी ने उसमें एक और पक्ष जोड़ा कि जब टिकट बंटवारा के समय आएगा, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, तो हो सकता और स्प्लिट हो जाए। मूल सवाल यहाँ पे है कि सभी लोग केंद्र सरकार से, मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं केंद्र से, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने सुझाव हैं कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो घूम फिर के फिर वही प्रदीप जी वाली बात आती है कि करना क्या चाहते हैं आप, पहले तो ये तय करिए आप। नीरज जी, मुझे लगता है कि सबसे जो पहला मूल प्रश्न आपने पूछा, शायद उसका उत्तर इतना आसान नहीं है। आप कह रहे हैं कि हर कोई 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। ऐसा सच नहीं है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती हैं, ये कतई सच नहीं है। ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से पता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ती रहेंगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब तक उनके लिए वहां की राजनीति के लिहाज से एक बड़ा डेमोग्राफिक, जिसको कहें कि लाभ है, एडवांटेज है उनको। और वो भले ही बार बार ये कहती हैं कि वो मोदी जी से लड़ रही हैं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि 2024 के पहले उनका जो ऐलान है वो बीजेपी के साथ अलाइन होता हुआ दिखता है। अभी आपने कहा कि नागालैंड का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं तीनों राज्यों का जिक्र कर देता हूं। ममता बनर्जी मुकुल संगमा जो कांग्रेसी हैं उनको तोड़कर ले गई। वो नहीं तैयार है कांग्रेस के साथ जाने को। जहां सा भी थोड़ा कदम रखने को मिला वहां उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। नागालैंड में तो खैर शरद पवार की पार्टी टूट जाती, जो महाराष्ट्र के, पश्चिमी महाराष्ट्र के नेता हैं, उनकी सारी, जिसको कहते हैं कि रणनीतिक जो उनकी कुशलता है, धरी की धरी रह जाती। तो मजबूरी में वो चले गए। उनको लगा चलो ठीक है, सत्ता रहेगी, एक राज्य में रहेगा तो कम से कम अपना थोड़ा हिसाब किताब दुरुस्त रहेगा। नीतीश जी अभी जिस मोड में हैं उसमें ये दिखा नहीं सकते थे। दरअसल वो भी ये मान जाते कि चलो ठीक है, नागालैंड में हमारे भी विधायक चले जाएं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि तुरंत तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अभी अभी सीबीआई से पूछताछ हुई है, तुरंत वो नीतीश को कुर्सी से उतार देते। तो कुर्सी पे बने रहे, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी भंग कर दी, सब चले गए। जहां त्रिपुरा की बात हो रही है, उस त्रिपुरा में जो आज की तारीख में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जो प्रद्योत देव बर्मन के है, जो वहां के राजा हैं, उनको भी ये विपक्षी अपने साथ नहीं ले पाए। पुराने कांग्रेसी हैं वो, उनको भी साथ नहीं ले पाए वो। क्या आंध्र प्रदेश में जो सबसे ताकतवर नेता हैं वो जाने वाले हैं इनके साथ? क्या मुझे लगता है कि ये जब हम कहते हैं तो हम विपक्ष में जो ताकतवर लोग हैं राज्यों में और जगह जगह, उनकी बातें ही ठीक से नहीं करते। जो जहां जहां पिट गया, भाजपा से जो परेशान है, कोई भ्रष्टाचार में फंसा है, किसी की राजनीतिक मुश्किल है, किसी को लग रहा है कि अगला राज्य का चुनाव होगा। अब अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपना दम लगाना बंद कर दे, देखिए केसीआर कल फिर से आएंगे, पटका पहना के चले जाएंगे नरेंद्र मोदी को। तो मुझे लगता है कि विपक्ष की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वो अभी तक ये तय ही नहीं कर पाई है कि सबका एक दूसरे के ऊपर संदेह है, सब एक दूसरे को इस नजर से देखते हैं कि पहला मौका पाएगा और मोदी जी के साथ चला जाएगा, पहला मौका पाते ही। और नीतीश, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि नीतीश कुमार हो, उद्धव ठाकरे हो या अकाली दल हो, इन सब को पता है कि वो आज जहां खड़े हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति चलने वाली नहीं है। और नीतीश कुमार की तो पार्टी पर संकट है। उद्धव ठाकरे, और चूंकि उद्धव ठाकरे के पास पारिवारिक विरासत है, उनका बेटा आदित्य है, यहां अकाली दल है, तो यहां राजनीतिक तौर पर पार्टी भले ना खत्म हो, लेकिन राजनीति तो खत्म हो रही है ना, जिस राजनीति की वजह से सब जाने जाते थे। इसलिए आज नहीं तो कल इनको लौट के या तो इधर आना पड़ेगा, या तो तय करें कि किस तरह की राजनीति करेंगे। आज तो यही नहीं तय कर पाएंगे। तो मुझे लगता है 24 में सबसे बड़ा एडवांटेज भाजपा का यही है। नहीं, एक बात आपने अभी कही, जरा इसको क्लियर करिए। आपने कहा कि ममता बनर्जी के लिए ये फायदे का सौदा है कि मोदी जी केंद्र में बने रहे और उनके साथ उनका झगड़ा चलता रहे। क्या, अब मैं बिजनेस की लैंग्वेज में सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग समझ जाएंगे कि जो इन सारे विपक्ष के दलों का, बड़े मजबूत दलों का, छत्रपों का जो अंडरलाइंग एसेट है, वो कॉमन है क्या? नहीं, बिल्कुल उसको साफ साफ मैं कह देता हूँ। बोलिए।
मुस्लिम मतदाताओं का समूह, मैंने उसको डेमोग्राफिक एडवांटेज अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन साफ साफ कहता हूं, मुस्लिम मतदाताओं का समूह इन सब की साझा, जिसको कहें आप उसको कह लें बेस वोट कह लें कि उसी के आधार पर तो वो तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर वाली बात करते हैं। और जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है उस बात को पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए कि शरद पवार का नाम अगर शादाब अहमद होता या शरद का नाम शादाब होता तो आज शरद पवार को भी सब कहते ना कि बी टीम है भारतीय जनता पार्टी। आज कोई क्यों नहीं कह रहा है? और ओवैसी भी तो कभी भाजपा के साथ नहीं गए हैं, लेकिन सारे राजनीतिक विश्लेषक राग अलापते हैं कि देखिए वो भाजपा की बी टीम है, जबकि ऐसा नहीं है। जिस दिन ओवैसी ताकतवर हो जाएंगे वो क्या भाजपा की बी टीम रह जाएंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में कोई ए और बी टीम नहीं होता, राजनीति में रणनीतिक तौर पर होता है और उसमें एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, जहां ठीक निकल गया। तो मुझे लगता है कि राजनीति ये भी 24 में तय होने वाली है। ये जो सेकुलर वाला है ना, इसका भी मुझे लगता है कि असली इसमें एक सवाल और है, ये प्रेम जी आप जवाब दीजिएगा। टीएमसी ने तो ये कह दिया कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, वो जो चुनाव हराया है ना उधर बंगाल में उपचुनाव, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब बी टीम है, कांग्रेस भी बीजेपी। ये क्या है? मैं थोड़ा मजाक के लहजे में नहीं कह रहा हूँ, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि ये जो अंडरलाइंग एसेट बजा या मुस्लिम वोट बैंक या सेकुलर वोट बैंक जो भी है, उस पर खतरा मंडरा रहा है क्या कि कांग्रेस को साथ लेंगे, एकजुट होंगे तो सब गड्ढमड्ढ हो जाएगा? देखिए अभी 50 वर्सेस 50 की लड़ाई चल रही है क्या? देखिए नीरज जी, सबसे भ्रामक बात तो ये कही जाती है कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट से ही इतनी बड़ी सफलता हासिल करके बैठी है। सबसे भ्रामक बात यही है, जबकि हिंदुओं का अधिकाधिक वोट जो है तृणमूल कांग्रेस को मिला है। तो ये बात पूरी तरह से गलत है। हाँ, दूसरी बात जो टीएमसी कह रही है, तो टीएमसी के समांतर जो विपक्ष है वो विपक्षी दलों को एक रूप में देख रही है। तो बीजेपी को, चूंकि आप सही कह रहे थे हर्षवर्धन जी कि जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है वो बीजेपी को भी फायदा पहुंचाती है और टीएमसी को भी पहुंचाती है। तो टीएमसी इस फायदे पर बने रहने के लिए कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बता दे रही है, उनके पॉलिटिकल जरूरत है वहां। लेकिन यही चुनाव परिणाम बंगाल का ये भी बताता है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी एकता बोल करके चीजें हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस के से मिल करके सीपीआई और लेफ्ट और कांग्रेस चली जाती है तो इससे बीजेपी मजबूत होगी। कोई जरूरत नहीं है पश्चिम बंगाल में ऐसी किसी विपक्षी एकता की, बल्कि यहाँ पर अलग चुनाव लड़के ही बीजेपी के बरक से विपक्ष अपनी सीटें बढ़ा सकता है। इसलिए विपक्षी एकता बोल करके कम से कम पश्चिम बंगाल का उदाहरण विपक्षी एकता में बाधक नहीं है, वो संख्या बढ़ाने वाला साबित होगा। जी प्रदीप जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि ये जो वोट की लड़ाई है वो है, या इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि आपस में जो झगड़े फसाद लड़ाई, इसका कारण ये ईडी सीबीआई का डर भी है क्या कि ज़्यादा उछलोगे तो लग जाएंगे हम अभी पीछे, तो इसलिए सब अपने अपने बाजार में मिलेंगे नहीं भाई हम, तो ऐसा भी है क्या? देखिए ऐसा है नीरज जी, जो जनाधार वाला नेता है वो सीबीआई ईडी से नहीं डरता। उस तरह से चुनाव के बाद अगर वो सत्ता में है तो उसका डर जरूर होता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए किस डर से चुनाव नहीं लड़ेगा या साथ दे देगा सत्तारूढ़ दल का, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन ये जो विपक्षी एकता की डगर है बड़ी मुश्किल है, आसान नहीं। लोकनीति एनईएस ने एक सर्वे किया 2019 के लोकसभा चुनाव। अब आप विपक्षी एकता की हम लोग बात कर रहे हैं कि ये दल सारे विपक्ष जो है एक हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने 2 टेस्ट केस लिए, एक कर्नाटक और दूसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल गए सबसे बड़े दल, और जो अर्थमेटिक बना उसमें लगा कि अब तो बीजेपी का कहीं कुछ है ही नहीं, टिक ही नहीं पाएगी। जैसे 2015 में बिहार में हुआ था वैसे ही उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो उन्होंने उनके सर्वे में जो निकला कि जो उनका कोर वोट है उसमें जाटव है, यादव है और मुस्लिम, उसका 80% पोलराइज हो गया, उनको मिल गया। लेकिन उसका रिएक्शन ये हुआ कि गैर जाटव, दलित, गैर यादव, ओबीसी और सवर्ण ये उनके खिलाफ पोलराइज हो गया, इन दोनों दलों के खिलाफ, और बीजेपी के साथ हो गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जो है 62 + 2 64 सीटें जीत गई। कर्नाटक में दूसरी स्थिति थी, कर्नाटक में कोर वोट मिला ही नहीं। गोकालिगा और जो है खासतौर से दलित वोट जो कांग्रेस का है
उनके सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 वोटर जो कांग्रेस के थे, कोर वोटर, उन 4 ने ही जेडीएस को वोट दिया, और जेडीएस के 10 में से वो जो कोर वोटर थे उनमें से सिर्फ 3 ने कांग्रेस को वोट दिया। तो ये विपक्षी एकता जो है ये कभी कभी काउंटर पोलराइजेशन का भी काम करती है। जरूरी नहीं है कि 2 दल मिल जाएंगे तो जो एक तीसरा है उसका सफाया हो जाएगा। जहां केमिस्ट्री मिल जाती, जहां वोट ट्रांसफर होता है एक दूसरे को, वहां विपक्षी एकता का असर दिखता है। और ये केमिस्ट्री ज्यादा बनती है जब कोई मल्टी स्टेट पार्टी या ऐसी पार्टियां हो जो एक दूसरे को वोट कुछ देने में सक्षम हो। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई पार्टी आ जाए, डीएमके आ जाए, टीएमसी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, वो कांग्रेस को क्या दे सकती है? तो जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस में, मुझे लगता है कि इस दौर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कमोबेश, मतलब सीधी तो नहीं है कर्नाटक में, लेकिन इन 4 राज्यों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या होगी, इसके आधार पर एक खाका बनेगा 2024 की विपक्षी एकता का, कि कांग्रेस बीजेपी से लड़ने में सक्षम कितनी है। इसका आकलन बाकी गठबंधन के दल करेंगे। अगर उनको लगेगा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में जाने से हमारा वोट शेयर बढ़ेगा तो गठबंधन होगा। अगर लगेगा कि नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा है बल्कि उल्टा कांग्रेस को फायदा होगा, तो गठबंधन नहीं। जैसा बंगाल में हुआ वैसा दूसरी जगहों पर भी हो सकता है, जो डर है, जो हर्षवर्धन जिस तरह इशारा कर रहे थे। संजय जी, कॉमन एजेंडा सबका एक है, लेकिन उसके बावजूद सबके अपने अपने अलग अलग तर्क है, जैसे अभी बाकी 3 लोगों ने भी एक्सप्लेन किया। आपके हिसाब से क्या ब्रांड मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल इतनी विशाल हो चुकी, इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसके सामने आपके एग्जिस्टेंस का खतरा सबसे पहले है? हराना और तो बाद में, तो एकता करने का कोई फायदा नहीं, पहले तो अपने को बचा लें, क्योंकि जो दूसरा वो भी उसी वोट शेयर के साथ आपके साथ आना चाहता है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि असली समस्या कहां पे है? देखिए असली समस्या ये है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो दूसरों के एक तरह से दबा के आगे बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, ये दोनों पार्टी कैसे साथ आएंगी? क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार किया है, दिल्ली हो, पंजाब हो, चाहे अभी हाल ही में गुजरात में, तो वो किस पार्टी का सफाया करके आगे बढ़ रही है? वो कांग्रेस का सफाया कर रही है। ऐसी स्थिति में कैसे संभव है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ आए? अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस किसकी उपज है? तृणमूल कांग्रेस की उपज है। उन्होंने बिल्कुल लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया कर वो आगे बढ़े हैं। तो दिक्कत यह है कि कई ऐसे राज्य हैं, चलिए बंगाल तो अब वहाँ पे तो पूरा कंपटीशन बदल गया, लेकिन अगर हम आंध्रा की बात करें, आंध्रा में बीजेपी है, बहुत मजबूत नहीं है, कांग्रेस तो बिल्कुल साफ है, लेकिन वहाँ पर 2 मेन रीजनल पार्टियां हैं। क्या वो दोनों एक साथ आ सकती हैं? नहीं आ सकती, क्योंकि रीजनल लेवल में, स्टेट लेवल में कंटेस्ट उन दोनों के बीच है। अगर हम केरल की बात करें, केरल में अगर बीजेपी को, अगर वैसे बीजेपी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन अगर आपको बीजेपी को फिर भी वहां पे पुरजोर तरीके से रोकना है तो लेफ्ट और कांग्रेस को साथ आना पड़ेगा। क्या इसकी संभावना है? इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि अभी त्रिपुरा में हमें देखने को मिला कि दोनों साथ आए थे। तो दिक्कत यह भी है कि एक तो महत्वाकांक्षा, जिसका जिक्र बार बार लोग कर रहे हैं, महत्वाकांक्षी हैं, अलग अलग पार्टी के जो लीडर हैं सभी उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं और उन्हें लगता है, सबको लगता है यही मौका है। लेकिन जो दूसरी जो दिक्कत है इनके साथ आने में, अगर स्टेट लेवल कंटेस्ट को देखें तो काफ़ी दुविधा की बात है, क्योंकि एक पार्टी दूसरे के कंधे पर चढ़कर आगे बढ़ रही है, जो रीजनल पार्टियां, जो सारी बीजेपी का विरोध कर रही है। इस कारण से भी मुझे लगता है एक अड़चन आ रही है। और अड़चन क्या, मुझे तो लगता है इसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हो रही, कोई सीरियस टॉक नहीं है। विपक्षी पार्टियां कभी एक टेबल में बैठ करके आमने सामने कभी बातचीत नहीं हो रही है। इर्द गिर्द कभी कभी ये सुनने को आता है कि किसी एक पार्टी के नेता ने दूसरे पार्टी के नेता से बातचीत की, या 2 से कभी 3 नेताओं ने आपस में बातचीत की, लेकिन कोई एफर्ट दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ये दुविधा उनके मन में रहती है कि अगर हमने इनके साथ अलायंस कर लिया तो आने वाले चुनाव में हम कैसे लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। देखिए, सीपीएम और कांग्रेस मिलके भी लड़े तब भी कुछ हो नहीं पाया।
तो ये भी एक समस्या है, मिल भी जाएंगे तो क्या, जब कुछ परिणाम ही नहीं निकलना है तो हम कर क्या पाएंगे। तो फिर क्या हर्षवर्धन जी, मान लिया जाए कि 24 में फिर मतलब ऐसे ही अगर आज की परिस्थिति में चुनाव लड़ा जाए तो फिर तो कोई चैलेंज ही नहीं है, अलग अलग लड़ो, सब लोग देखते कैसे क्या होगा। नहीं, चैलेंज दूसरे तरह का है नीरज जी। क्या चैलेंज है झूठ और अफवाह का। हाँ, चैलेंज है देश को लेकर ऐसी ऐसी बातें करना जिसका कोई आधार नहीं है। चैलेंज है हवा में कोई चीज उछाल देना, जिसको कॉन्स्पिरेसी थियरी कहते हैं, साजिशी सिद्धांत। और ये इसलिए भी शायद है क्योंकि किसी नेता को अपने ऊपर भरोसा नहीं। आप ये कह रहे हैं ना, जैसे अभी संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, केरल में नहीं मिल सकते हैं कभी भी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने है ना, बराबर की ताकत है। और त्रिपुरा में क्यों मिल गए? एकदम से दोनों की ताकत खत्म थी, साथ न लड़ते तो शायद उस तरफ पहुंच जाते जहां बंगाल में दोनों साथ लड़के पहुंचे थे। तो जब ये एकदम क्षरण हो जाता है इनका, तब ये सोचते हैं कि चलो मजबूरी में, और एक दूसरे पर संदेह है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको मन में है कि भैया हम साथ भी लड़े तो ये वाला बड़ा ना हो। जब बड़े नेता के मन में है तो उनका कार्यकर्ता तो रिसीव करता है ना। सपा बसपा का गठजोड़ क्यों खत्म हो गया? इसीलिए खत्म हो गया, दोनों ये चाहते थे, गलती से भी सपा वाले चाहते थे कि जहां बसपा वाला है वो न जीत पाए, बसपा वाले चाहते थे कि सपा वाला न जीत पाए। तो मूल बात ये है। लेकिन हां, जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से अडानी पर होगा, जो चुनाव होगा वो पूरी तरह से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर होगा, जो चुनाव होगा वो लगातार देश में सुंदर तरीके से चुनाव होने के बावजूद, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ने के बावजूद ये कहा जाएगा कि डेमोक्रेसी इज डेड, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, इट्स नॉट हैपनिंग। तो इस तरह की जो अफवाह है, इस तरह का जो क्यास है, वो करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जाएगी। अब देश की जनता देख रही है कि भाई आपकी इच्छा क्या है कि फिर से वही वाला दौर आ जाए कि 150 यानी 272 पहुंचने की मारामारी हो। इस स्थिति में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत आसानी से चुनाव जीतते हुए दिख रहे हैं 2024 का आज की तारीख में। लेकिन हर्षवर्धन, ये भी तो आप बताइए, विपक्ष का कोई नेता बच रहा है क्या? सबके ऊपर ईडी और सीबीआई का डंडा लगा हुआ है, जो जरा सा बोलेगा वो अंदर हो जाएगा। नीरज जी मुझे ये बताइए ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया था, हाँ, जिसमें लालू यादव जी से लेकर चिदम्बरम तक को भ्रष्ट कहा था, और उसके बाद जाके हाथ उठा लिए एक साथ। तो सवाल ये है कि जनता को दो चीज दिखती है। ये आरोप भाजपा पर बिल्कुल लगेगा कि मुकुल रॉय से लेकर नारायण राणे तक, शुभेंदु अधिकारी भी, ऐसे ढेर सारे नेता हैं, बीएस येदियुरप्पा जो आज भाजपा की संसदीय समिति में है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है नीरज जी, जिसको देश की जनता देखती है और मुझे लगता है कि वो ध्यान देना जरूरी। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी भ्रष्टाचार के आरोपी नेता के लिए सड़क पर नहीं उतरी। यहां तो बाकायदा जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, यहां तो आम आदमी पार्टी सब धरना प्रदर्शन पे लग गई है, झोला झंडा उठा के कह रहे कि यही सब हो गया है। यहां तो जितनी पार्टियां हैं सब आरोप लगाने में लग गई हैं। यहां तो शरद पवार के लिए पूरी पार्टी पहुंच गई थी। तो मुझे ये लगता है कि जनता ये भी देखती, ये आरोप भाजपा पर बिल्कुल लगेगा कि सत्ता से चिपकने के बावजूद, यानी कम से कम केंद्र की जो है, बहुत से नेताओं के जो पाप हैं, अपराध हैं, वो छिप जाते हैं। लेकिन ये भी तो दिख रहा है ना कि भाजपा की सरकार में जब लोकायुक्त पुलिस पकड़ती है तो भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक का बेटा गिरफ्तार होता है और विधायक भगोड़ा हो जाता है। वो जमानत लेके आता है लेकिन वो भगोड़ा हो जाता है। तो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं दिखता है, भारतीय जनता पार्टी एकदम शांत हो जाती है। तो ये दोनों जो फर्क है ये जनता को बहुत साफ साफ दिख रहा है। लेकिन ये हर्षवर्धन, ये भी तो है कि जो जैसे मान लीजिए आप बीजेपी की शरण में चले जाएं तो आपकी ड्राई क्लीनिंग हो गई, आप एकदम साफ सुथरे हो गए। अगर आप विपक्ष में है तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ये एकदम सीधा सीधा आरोप है राजनीतिक दलों का। आप देखिए कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस की जो पुत्री है के कविता जी, कल उनकी भी पूछताछ होनी है। नहीं, लेकिन ये मैं वही कह रहा हूं ना कि जनता को ये दिख रहा है कि जब मनीष सिसोदिया का मामला आया तभी आम आदमी पार्टी यही कह रही थी सब राजनीति से प्रेरित है। लेकिन जब मामले वो बढ़े और जो कविता से भी पूछताछ हो रही है, जिस साउथ लॉबी और पंजाब लॉबी की बात हो रही, देखिए हम सब यहां पत्रकार बैठे हैं, हम में से कोई नहीं जानता, हम कोई जांच एजेंसी थोड़ी ना है, लेकिन आरोपों के आधार पर ही तो तय होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोगों की गिरफ्तारी हो रही है
उनके ऊपर इस एक मामले को छोड़ दें जो लिकर स्कैम है, तो सब पर भ्रष्टाचार के मामले 2014 के पहले के हैं। लालू जी से जो पूछताछ हो रही है वो जनता दल यूनाइटेड के तब के प्रदेश अध्यक्ष, जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने 2008 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 2009 में नीतीश कुमार, लालकृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली से मिलने आए थे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि भैया केंद्र सरकार पर दबाव बनाओ, लालू जी ने घोटाला कर दिया है, लैंड फॉर रेलवे जॉब स्कैम। तो जनता को ये सब तो पता है ना। हाँ, ये आरोप बिल्कुल लगेगा कि क्यों शुभेंदु अधिकारी पहले भ्रष्ट थे अब नहीं है, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि मुकुल राय अगर भाजपा के समय भ्रष्ट थे तो अब ममता जी के साथ जाके भ्रष्ट क्यों नहीं रह गए। तो ये सारे सवाल, इसके बीच में जनता जूझेगी, लेकिन उसे जो साफ साफ होता दिख रहा है उस पर तो बात करेगी। और नरेंद्र मोदी की इस मामले में साख बहुत जबरदस्त है। भ्रष्टाचार को नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये बहुत जबरदस्त है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद लौट के आके यहीं से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रेम जी और प्रदीप जी से इसका जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत एक बार फिर से आपको। और आज चर्चा हो रही है 2024 के लिए क्या परिदृश्य बन रहा है और विपक्ष का पक्ष क्या है। ये है मूल प्रश्न जिसको हम लोग अलग अलग पहलुओं से जांचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, क्या कोई परिस्थिति ऐसा संभव नहीं है कि विपक्ष एकजुट होए, एक चेहरा दिखाए और चुनाव लड़े, या फिर उसको ईडी सीबीआई का डर है, वोट संकट है, पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, आपसी सौतिया डाह है, क्या है ये? देखिए, जितने टर्म्स आपने गिनाए, सौतिया डाह और दूसरी चीजें, वो हमेशा से रही है, आगे भी रहेगी। और विपक्ष का एकजुट होना नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जाने की शर्त नहीं हो सकती, न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने की शर्त थी। हाँ, कांग्रेस को तब भी 145 सीट मिली थी। कांग्रेस अपनी संख्या अगर 145 तक नहीं ले जाएंगी तो छोटे छोटे क्षत्र को उनको नेता क्यों मानेंगे? ये बात स्वाभाविक है। और ये यही बात है विपक्षी दल की आड़ में। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि जो मुद्दा होगा राष्ट्रीय स्तर पर, अडानी होगा, भ्रष्टाचार होगा और तमाम चीज में बीजेपी को एज है। भाई कैसे एज है? जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे थे कि बीजेपी तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखती है। आप देखिए, जितने भी स्टेट लेवल के भ्रष्टाचार सामने आए हैं, जिनमें क्षेत्रीय नेताओं को जेल में डाला गया है या डाला जा रहा है, ईडी की सीबीआई के छापे हो रहे, सब क्या है? आप ये कहेंगे कि सत्ता की मशीनरी का दुरुपयोग का ही मामला होगा, जिसमें कि केंद्रीय एजेंसियां उसको उजागर कर रही हैं। लेकिन बीजेपी ने तो पूरे भ्रष्टाचार को ही शिष्टाचार में बदल दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? चोरी छिपे चंदा दो, नहीं बताएंगे हम। आप पेगासस की डील कर लेते हैं, किसके खिलाफ इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट पूछती रहती है, नहीं बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट एसआईटी करती है, कोई कॉपरेशन नहीं होता है। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, ये छोटे छोटे लेवल के भ्रष्टाचार तो ईडी सीबीआई देख ले रही है। अरे अडानी की शेल कंपनियों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ईडी कहां बैठी है, सेबी कहां बैठी है? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है सेबी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। लेकिन इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, उसके बारे में वो जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं। ऐसे मामले पर तो इस्तीफा हो जाना चाहिए था नरेंद्र मोदी जी का। जीरो टॉलरेंस अगर होता तो हर्षवर्धन जी, ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये बड़े और व्यापक भ्रष्टाचार पर सरकारी मुहर है। और छोटे छोटे भ्रष्टाचार को केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से आप उजागर करके ईमानदार बन रहे हैं। ये वही बात है कि दूसरे को देश विरोधी और गद्दार बोलो तो हम खुद देशभक्त हो जाएंगे। बोलते बोलते दूसरे को भ्रष्ट बोलते रहो, हम ईमानदार और जीरो टॉलरेंस वाले हो जाएंगे। मुद्दा तो ये होगा, इसी पर चुनाव होगा। ये इस चीज को क्षेत्रीय दल बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता रहा है। जेपी नड्डा जी ने कहा था कि क्षेत्रीय दल का तो अस्तित्व खत्म होने वाला है। यही वो डर है क्षेत्रीय दलों का, जो कि उनको बीजेपी के खिलाफ एकजुट करेगी। लेकिन हाँ, ये माने जाता है कि चुनाव मुद्दों पर होंगे उस वाले। प्रेम कुमार जी, इस मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच हो रही है। दूध का दूध पानी पानी होगा, क्या आपको उस विश्वास नहीं है? हम तो कह रहे जो हैपनिंग हो रही वो बता रहे।
अब जो होगा उस पर भी हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे बिल्कुल, लेकिन हमने तो देखा है ना, देश ने देखा है, तो देश ने सुप्रीम क्या कोर्ट के जज को रिटायर करने पर आप राज्यसभा में भेजते हैं, देश ने देखा। अब आपको तो किसी भरोसा ही नहीं, बताइए, अब कोर्ट में भी भरोसा नहीं सर, बड़ा मुश्किल भरोसे की है। बात नहीं कर रहा हूँ, भरोसा करना पड़ेगा जी, सर। फिर से हमारे सारे तर्कों को इसी आधार पर आप खारिज कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, इतने सारे तर्क दिए भ्रष्टाचार को लेकर। प्रेम कुमार जी, देखिए प्रेम कुमार जी, जब ये मसला सामने आया, जब ये मसला सामने आया तो भाई इसकी जांच कराई जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम जांच कराएंगे और हमारी एक कमेटी बन रही है। मेरा सवाल जानते हैं सर यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है, जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, तो फिर आप भगवान भरोसे रहिए सर। कहीं तो आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा ना सर। आप किसी में बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप ही सही हैं क्या? नहीं, आप देखिए, जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी कह रही है कि हमें सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही, तो आप कैसे? तो उन्होंने अपनी कोर्ट बना ली ना कमेटी सर, अपनी कमेटी बना ली ना उन्होंने, अपनी कमेटी उन्होंने बना ली और उस कमेटी में उन लब्ध बनाने की जरूरत है। जी सुनिए ना, कोर्ट की भी अपनी सीमा है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो अरे प्रेम कुमार जी सुनिए तो, जिन लोगों को उन्होंने इस कमेटी में शामिल किया वो अपने अपने फील्ड के दिग्गज हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं है। मैं फिर कहता हूं, नहीं अब फिर कहने के लिए कुछ बचा नहीं है ना। सुन लीजिए, इससे पहले जितनी भी जेपीसी बनी थी उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना के जांच कर तो देती। सर फिर अगर आप सबसे ज्यादा बड़ा अधिकार प्राप्त कमेटी जेपीसी होती है, उससे बड़ी तो कोई कमेटी नहीं अगर होती। सुने, आप जो कह रहे हैं जेपीसी नहीं बनाई सरकार ने, इसकी आलोचना आप लोग करते हैं, फिर मामला कहाँ गया? कोर्ट, अरे कोर्ट में गए ना उसका। सुनिए तो सर, आप लोगों ने उसको आलोचना की, मांग की, नहीं मानी सरकार ने, फिर आप कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा हम बनाते हैं कमेटी। अब उसको कह रहे नहीं साहब, कोर्ट वाली भी नहीं मानेंगे, जो हम कह रहे हैं वो मानेंगे। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई, न खाता न भाई, जो हम कहें वही सही, तो हम आपको कैसे मान लें फिर? मैं कह रहा हूं कि मैं उस कमेटी को मान रहा हूं, मैं तो कहीं नहीं रहा हूं कि किसी सरकार की जांच, जो उस कमेटी में फाइंडिंग आएगी मानी। अब उसके जो सदस्य हैं आप उनकी भी बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो मेंबर बनाए गए कि नंदन नीलेकणी जी ट्रस्टेबल नहीं है, जज साहब ट्रस्टेबल नहीं, ये आप कह रहे हैं ना सर। ये बात कहां से आई बिलीव नहीं कर रहे? ये बात तो थोपी जाएगी। इसीलिए ये सवाल, इसलिए क्या सुप्रीम कोर्ट पर बिलीव नहीं करना है? जेपीसी की मांग आप कर चुके हैं, वो मांग कोर्ट तक गई, उसके बाद कोर्ट ने बना दी है ना सर। अब ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल अब वहां पे कम से कम 2 महीने इंतजार करिए, उसकी रिपोर्ट आने दीजिए। और जिन पेगासस इन सबके मुद्दे पे उसके बाद चुनाव हो चुके हैं सर। हाँ, हर्षवर्धन को इशारा करा था बीच में कुछ बोलने के लिए। हर्षवर्धन आप करो क्या? मैं संजय के पास जाऊंगा फिर, बोलिए। नहीं नीरज जी, देखिए मैंने जो कहा फिर से दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में चले जाने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपी बच जाते हैं। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, ढेर सारे आरोप हैं विपक्ष के जो बिल्कुल लागू होते हैं। लेकिन फिर से दोहरा रहा हूं, इसका जवाब नहीं सूझेगा तो प्रेम जी दाएं बाएं मत जाइएगा। एक उदाहरण बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम दोनों पत्रकार हैं और मैं पूछ रहा हूं, आवाज अड्डा देखने वाले सुन रहे हैं। एक उदाहरण बताइए जिसमें भ्रष्टाचार के आरोपी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया हो। दूसरे दलों के दसियों उदाहरण आपके ध्यान में खुद होंगे। मैं यही बात खत्म करता हूं, फिर आगे बताऊंगा। येदियुरप्पा के लिए बीजेपी ने धरना प्रदर्शन नहीं था, इससे भी बड़ा कोई उदाहरण हो? आपने तो दोबारा बीजेपी ने येदियुरप्पा को अपना चेहरा बनाया, था कि नहीं आरोप? सर आपने बोला, मैंने दिया। आपकी बात समझ में नहीं आई, थोड़ा आवाज कट रही, लेकिन फिर से पूछ रहा हूं, कब धरना प्रदर्शन किया था किसी भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए? मैंने बीएस येदियुरप्पा का नाम दे दिया। अरे आप गलत नाम ले रहे हैं, बता दिया। आज लंबा इतिहास है उनके ऊपर आरोपों का। बीएस येदियुरप्पा के भ्रष्टाचार के मामलों पर भाजपा ने कभी नहीं बचाया। आडवाणी जी ने खुद जन चेतना मार्च निकाला था और बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनने के बाद गिरफ्तार होना पड़ा था। आपको ध्यान में नहीं, तथ्य नहीं पता है, बिना पढ़े बिना जानकारी बोलना ये ठीक नहीं। बिल्कुल गलत बात। ये बात जो बोल रहे हैं आप, वो भी सही बोल रहे हैं। किसने किया था? आप जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा के समर्थन में उसको दोबारा अपनी पार्टी में पढ़ के बैठता हूं। जन चेतना के साथ
हुआ था पूरे देश में, और आडवाणी जी ने कहा था कि हम किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद इसी सब वजहों से बीएस येदियुरप्पा अलग हुए, फिर से वापस आए, और बीएस येदियुरप्पा वापस आए का क्या मतलब है? इसी को बताइए ना, फिर से वापस मैं आए। यही तो कह रहा हूँ, फिर से जो वापस आरोप आए क्या? लगते हैं, जी भ्रष्टाचार को और गले उसको लगाना, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया। आप बताइए ना, ऐसा यही है कोई भ्रष्टाचार को गले लगाना, जी। फिर से वापस आए। वन ऑन वन मत करिए सर। अब मैं संजय जी से और प्रदीप जी से एक कमेंट ले लूँ, समय एकदम खतरे वाला है। संजय जी, क्या होगा 2024 में आज के माहौल को देखते हुए? मुझे लगता है इसकी चर्चा कई बार हो गई है, और आज के स्थिति को देखते हुए मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ता है 2024 की तस्वीर क्या होने वाली है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। विपक्षी पार्टियां जिस तरह से बिखरे हुए हैं, मुझे लग रहा है जैसे 2019 का प्रदर्शन हुआ, लगभग वैसा ही प्रदर्शन मुझे 2024 में भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। चाहे हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, चाहे हम बीजेपी की बात करें, जितना विपक्षी पार्टियों में बिखराव होगा, बीजेपी को उतना फायदा होगा। आज की स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं, आज विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल बीजेपी ने बहुत लंबी बढ़त बनाई हुई है विपक्षी पार्टियों के ऊपर। प्रदीप सर। जी, मैं भी वही कहने वाला था कि मैं प्रेम कुमार जी की एक ही बात से सहमत हूं कि विपक्ष की बीजेपी को एज नहीं है, बीजेपी को भारी बढ़त है, और बीजेपी विपक्ष की एकता चुनाव से पूर्व होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। विपक्षी एकता होगी तो भी यही स्थिति रहेगी, या हो सकता है ज्यादा खराब हो जाए, और विपक्ष अलग रहेगा तब भी यही स्थिति रहेगी, क्योंकि किसी के पास दूसरे को देने के लिए कुछ है नहीं। तो इसलिए विपक्षी एकता का ये जो जब होता है तब भी नहीं होता। 71 का उदाहरण है, ग्रैंड अलायंस बना, बुरी तरह से हारा। 77 में चूंकि जेपी का दबाव था, इमरजेंसी का दबाव था, उसके अलावा पार्टियों का मर्जर हो गया, इसलिए सक्सेसफुल हुआ। 88-89 में इसलिए सफलता मिली कि तीनों पार्टियां मल्टी स्टेट पार्टी थी जो साथ आई, बीजेपी, लेफ्ट पार्टी और जनता दल, तीनों के पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ था, इसलिए वो अलायंस काम किया। फिर भी उसको पूर्ण बहुमत जो है किसी एक पार्टी को नहीं मिला, जनता दल को नहीं मिला, 143 सीटें ही मिली। तो इसलिए जो है ये आज का जो विपक्ष है, इसमें एकता की दूर दूर तक संभावना दिखाई मुझे नहीं दे रही है। और एकता हो भी जाए तो जिस तरह के मतभेद हैं और बल्कि मनभेद हैं, उनमें उसका कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा, वो मुझे निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी, मुझे तो एक चीज़ और लगती है, किसी और चर्चा करेंगे इसमें विस्तार में, कि आइडिया लेकर के भी किसी के पास कोई ओरिजिनलिटी मुझे नहीं लगती। वही एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स में ये करूँगा वो करूँ, क्योंकि आज ये चर्चा कोई माने या न माने, लेकिन बड़ी चर्चा इस समय विचारधारा की है कि आपका आइडिया क्या है अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का या ले जाने का। हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी क्या आइडिया है बताइए आप। कोई भी सोच के देखे कि उनका विज़न क्या है। उनका विज़न उत्तर प्रदेश की सीमाओं के अंदर एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स है। तो अगर आप बिग आइडिया लेके नहीं आएंगे तो फिर आप विस्तार भी नहीं कर पाएंगे, और वही एक ना लौकी के भीतर खांड कर रहे हैं कि वही 40-50% के वोट में सब मिलकर लड़ते रहेंगे। इफ़ यू डोंट हैव आइडिया, यू डोंट हैव इनोवेशन, देयर इज़ नो होप फॉर यू। इस पर हम किसी ने और चर्चा करेंगे कि क्या ये भी एक बड़ा संकट है दूसरे दलों के सामने कि आपके पास बेचने के लिए आइडिया क्या है, व्हाट इज योर यूएसपी, नथिंग एल्स। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। जुड़े रहिए आवाज़ के साथ।